Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. And this is me, Muhammad Asif Zaib, and I am working as a lecturer at Institute of Paramedical Sciences, Heber Medical University. Dear viewers, today we will discuss another important topic of hematology, and the topic is bone marrow aspiration and trephine biopsy. Bone marrow aspiration and trephine biopsy both are bone marrow samples, but there is a difference between aspiration and trephine biopsy. So an aspiration is basically a semi-solid liquid of bone marrow sample. This semi-solid liquid is examined under a light microscope. चूँकि फ्लूइड है इसलिए इसको हम फ्लो साइटोमेट्री के लिए भी यूज़ करते हैं कि अगर कोई ल्यूकेमिक केसेस हैं और ल्यूकीमिया में हम क्योंकि सीडी मार्कर्स वगैरह फ्लो साइटोमेट्री के थ्रू करते हैं, तो इसीलिए उसमें हम बोन मेरो एस्पिरेशन यूज़ करते हैं और वो सैंपल हम देखते हैं फ्लो साइटोमेट्री के लिए। इसी तरह क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए कि क्रोमोसोम की जो स्टडी है साइटोक्रोमल स्टडीज़, तो उसके एनालिसिस के लिए भी हम बोन मेरो एस्पिरेशन यूज़ करते हैं और इसी तरह पीसीआर के लिए हम बोन मेरो एस्पिरेशन सैंपल यूज़ करते हैं। ट्रेफाइन बायोप्सी कि अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से टिश्यूज़ लें तो उसको हम कहते हैं बायोप्सी। ट्रेफाइन ग्रीक वर्ड है और निकला है क्राउन से, क्योंकि इसकी जो नीडल है वो बिल्कुल क्राउन शेप की तरह होती है, इसके जो टिप हैं क्राउन की तरह होती हैं, इसलिए इसको ट्रेफाइन कहते हैं। क्योंकि इस ट्रेफाइन नीडल के ज़रिए हम बायोप्सी लेते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रेफाइन बायोप्सी। तो ट्रेफाइन बायोप्सी एक नैरो सिलिंड्रिकल शेप सॉलिड पीस ऑफ द बोन मेरो होती हैं, जो कि 2 mm वाइड और 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, और इसको भी माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इसमें और इसमें ये फ़र्क है बोन मेरो एस्पिरेशन में और ट्रेफाइन बायोप्सी में कि ये लिक्विड होता है जबकि ये सॉलिड पीस ऑफ बोन मेरो होती हैं। इसमें सेल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन से सेल्स है। फॉर एग्जांपल अगर ब्लास्ट हैं या एरिथ्राइड सीरीज़ है या मेगाकेरोसाइड सीरीज़ है, वो हम बोन मेरो एस्पिरेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ट्रेफाइन बायोप्सी है और इसमें सेल्स बहुत ही क्लोज होते हैं, इसलिए इसमें मार्फोलॉजी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती, जबकि एस्पिरेशन से मार्फोलॉजी की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। इसमें और इसमें एक ये है कि अगर ये स्लाइड है और ये स्लाइड है, ये एस्पिरेशन है, ये ट्रेफाइन है। अब इनमें और भी डिफरेंस है। अगर हम इस चीज़ को देखें, ये दिस इज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्रिबिकुलाई इसको कहते हैं, और ट्रिबिकुलाई बोनी पार्ट है, जबकि एस्पिरेशन में ट्रिबिकुलाई नहीं होते। तो ये एक और डिफरेंस है एस्पिरेशन में और ट्रेफाइन बायोप्सी में। अब अगर हम इसको दोनों को अगेन दोबारा कंपैरिजन करें कि एस्पिरेशन और ट्रेफाइन बायोप्सी में, तो साइड दोनों का सेम होता है। पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट और स्टर्नम, ठीक है, पोस्टीरियर इलियस्टिक से ट्रेफाइन बायोप्सी ली जाती है, स्टर्नम से ट्रेफाइन बायोप्सी नहीं ली जाती। स्टेनिंग यूजुअली हम रोमनोस की जो स्टेन्स हैं वो यूज़ करते हैं, इस पर पर्ल स्टेन या आयरन स्टेन हम इस पर अप्लाई करते हैं। जबकि चूँकि बायोप्सी है और ये हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग से होती है, इसलिए इसके लिए हम यूसिन और हेमाटोक्सिलिन स्टेन यूज़ करते हैं। जबकि रेटिकुलन स्टेन या सिल्वर स्टेन, रेटिकुलन फाइबर को स्टेन करने के लिए हम ट्रेफाइन बायोप्सी यूज़ करते हैं। रिज़ल्ट 1 to 2 आवर्स में रिज़ल्ट बिल्कुल दिया जा सकता है, जबकि चूँकि प्रोसीजर इसका लेंथी है ट्रेफाइन बायोप्सी का, इसमें बोन की डिकैल्सिफिकेशन भी है और वो टाइम लेती है, इसलिए 1 to 7 डेज़ ये लेती हैं ट्रेफाइन बायोप्सी का रिज़ल्ट। मेनली जो इंडिकेशन है, दोनों की इंडिकेशन सेम होती है, लेकिन कुछ एडिशनल ट्रेफाइन बायोप्सी के कुछ एडिशनल फ़वाइद हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनीमिया, पेंसाटोपिनिया, ल्यूकीमिया। इसके लिए हम एस्पिरेशन करते हैं मोस्टली सैंपल्स। ट्रेफाइन बायोप्सी यूजुअली बाज़ औक़ात ये होता है कि एस्पिरेशन से कुछ भी हासिल नहीं होता, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स में
ब्लड टेप या ड्राई टेप आ जाता है। ब्लड टेप की अगर सिर्फ और सिर्फ ब्लड हो जबकि बोन मेरो फ्रेगमेंट्स ना हो तो उसको हम कहते हैं ब्लड टेप। और एक होता है ड्राई टेप। ड्राई टेप के सिरिंज में कुछ भी ना हो, सिरिंज हाल ही प्लंगर हो, हम खींचें और कुछ भी ना आए तो उसको हम कहते हैं ड्राई टेप। तो इन कंडीशन में पर ट्रिफाइन बायोप्सी सजेस्ट की जाती है, तो इसलिए प्लास्टिक एनीमिया में ट्रिफाइन बायोप्सी ली जाती है और ये डायग्नोस्टिक है प्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट में। कुछ स्पेशल टेस्ट जो कि हम अप्लाई करते हैं बोन मेरो एस्पिरेशंस पे और कुछ हम अप्लाई करते हैं ट्रिफाइन बायोप्सी पे। तो साइटोजेनेटिक्स या माइक्रोबियल कल्चर, बाज़ औक़ात बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती हैं बोन मेरो में, तो उसके लिए फिर या टीबी का जो है टीबी बोन मेरो टीबी, उसमें भी हम कल्चर करते हैं। इसी तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम कल्चर करते हैं। बायोकेमिकल एनालिसिस, इम्यूनोलॉजिकल एंड साइटोकेमिकल मार्कर्स या डीएनए एनालिसिस या आरएनए एनालिसिस, तो उनकी स्टडी के लिए हम मोस्टली एस्पिरेशन प्रेफर करते हैं, जबकि इम्यूनोलॉजिकल स्टेन्स या हिस्टोकेमिकल स्टेन्स के लिए फिर हम उस पर करते हैं ट्रिफाइन बायोप्सी पे करते हैं। Now importance of bone marrow aspiration। ट्रिफाइन बोन मेरो एस्पिरेशन की इम्पोर्टेंस ये है कि पेरिफेरल स्मीयर पेरिफेरल स्मीयर मुख्तलिफ हेमाटोलॉजिकल और नॉन हेमाटोलॉजिकल स्टडीज़ की डायग्नोसिस के लिए होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उससे कंप्लीट पिक्चर हमें शो नहीं होता। जैसे पेनसाइटोपिनिया, लेट्स सपोज पेनसाइटोपिनिया है एक पेशेंट और उसमें पेरिफेरल स्मीयर में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी पेनसाइटोपिनिया है, तो उन पेशेंट्स को फिर हम सजेस्ट करते हैं बोन मेरो एस्पिरेशन। तो हमें कंप्लीट पिक्चर पेरिफेरल स्मीयर से हासिल नहीं हो पाती, तो फिर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स बोन मेरो एस्पिरेशन एंड ट्रिफाइन बायोप्सी। या अगर एक पेशेंट है, ल्यूकीमिया का पेशेंट है, एक्यूट ल्यूकीमिया का या क्रॉनिक ल्यूकीमिया का, फिर भी हम उसके लिए बोन मेरो एस्पिरेशन करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि उसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो वो स्टार्ट हो सके कि आया बोन मेरो में ब्लास्ट कितने हैं। या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है तो आल दो कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया पेरिफेरल स्मीयर पे मैक्रोसाइटोसिस होगी उसमें, लेकिन फिर भी बोन मेरो की तरफ जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि जो मेगलोब्लास्टिक पिक्चर वो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में भी होती है वही पिक्चर। तो बोन मेरो से फिर हमें अंदाज़ा होता है कि आया बोन मेरो तो इफेक्टेड नहीं है, आया ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम तो नहीं है। तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बोन मेरो एस्पिरेशन और ट्रिफाइन बायोप्सी की तरफ मूव करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द बोन मेरो इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंफर्मेशन ऑफ ए सस्पेक्टेड क्लिनिकल डायग्नोसिस। सस्पेक्टेड क्लिनिकल डायग्नोसिस फॉर एग्जांपल, अगेन हम वही पेनसाइटोपिनिया की तरफ जाते हैं कि पेरिफेरल स्मीयर पे पेनसाइटोपिनिया है, फिर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स बोन मेरो एस्पिरेशन। तो वहाँ पर फिर अंदाज़ा होगा कि आया ये मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, क्योंकि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ पेनसाइटोपिनिया, या ये प्लास्टिक एनीमिया है या ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है। तो सस्पेक्टेड क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए फिर हम बोन मेरो एस्पिरेशन की तरफ मूव करते हैं। मॉनिटरिंग द कोर्स ऑफ मेडिकल थेरेपी, जैसे एक पेशेंट है, ल्यूकीमिया का पेशेंट है, उसको थेरेपी दी जा रही है और थेरेपी कंप्लीट हो गई, तो उसकी फिर थेरेपी की रिस्पांस को चेक करने के लिए बोन मेरो एस्पिरेशन की जाती है। बोन मेरो कलेक्शन पर स्पेशल स्टडीज़ लाइक साइटोजेनेटिक एनालिसिस या फ्लो साइटोमेट्री या मॉलिक्यूलर स्टडीज़ और माइक्रोबियल कल्चर, इनके लिए भी बोन मेरो एस्पिरेशन और ट्रिफाइन बायोप्सी की जाती है। कुछ इंडिकेशंस है ये कि इन कंडीशंस में बोन मेरो एग्जामिनेशन की जाती है, जैसे नॉन हाजकन लिम्फोमा, हाजकन लिम्फोमा, मेटास्टेटिक कैंसर्स, ल्यूकीमिया, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, सीएमएल है, पॉलीसाइथीमिया है, इसी तरह एसेंशियल थ्रोम्बोसिथेनिया है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर है, एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया या क्रॉनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया या हेरी सेल ल्यूकीमिया, प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, इसी तरह अनीमियास, कुछ अनीमियास उसमें ल्यूकोपेनिया। तो ये वो कंडीशन है जिसमें बोन मेरो एस्पिरेशन की जाती है। नाउ कंट्राइंडिकेशन ऑफ बोन मेरो प्रोसीजर, कि किन किन कंडीशन में बोन मेरो एस्पिरेशन और ट्रिफाइन बायोप्सी नहीं की जाती।
तो अगर एक पेशेंट है उसको कंजेनाइटल कोगुलेशन फैक्टर डिफिशिएंसी है, लाइक हेमोफीलिया का पेशेंट है जिसकी ब्लीडिंग रुक नहीं पाती, या वॉन विलिब्रांड डिजीज़ का पेशेंट है, तो इन कंडीशन में पेशेंट की ब्लीडिंग रुकती नहीं, इसलिए इन कंडीशंस में हम बोन मैरो एस्पिरेशन और ट्रिफाइन बायोप्सी नहीं करते। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें ये फिर की जाती हैं। या पेशेंट रिसीविंग एंटीकोगुलेंट शुड हैव प्रोथ्रम्बिन टाइम या एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन विल यूज विद इन द थेरेप्यूटिक रेंज फॉर वारफरिन और हेपरिन। तो वो पेशेंट जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं तो उनकी पीटी और एपीटीटी से उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, तो उन पेशेंट्स में भी बोन मैरो एस्पिरेशन और ट्रिफाइन बायोप्सी नहीं की जाती। लेकिन अगर ज़रूरत है तो फिर पीटी और एपीटीटी की जो नॉर्मल वैल्यू हुए अगर वो नॉर्मल में है तो फिर उन कंडीशन में की जाती है। इन्फेक्शन और प्रीवियस रेडिएशन थेरेपी एट सैंपल साइज, पूअर पेशेंट को ऑपरेशन, यानी एक पेशेंट है मेंटल पेशेंट है तो वो पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा हो तो वो पेशेंट फिर उसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल है कि अगर वो एनेस्थीसिया में प्रेफर करे, जनरलाइज एनेस्थीसिया में, तो फिर बोन मैरो की जाती है। स्टर्नल बोन मैरो एस्पिरेशन, वो एस्पिरेशन जो कि स्टर्नम से की जाती है, ये कंट्राइंडिकेटेड होते हैं स्पेशली उन पेशेंट में जो कि मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि स्टर्नम मल्टीपल माइलोमा में बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो स्टर्नम से फिर हम नहीं करते क्योंकि वाइटल आर्गन है स्टर्नम के नीचे, इसलिए उसमें पर कंट्राइंडिकेटेड है। नाउ देयर आर सम कॉमन साइट्स ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन एंड ट्रिफाइन बायोप्सी लाइक पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट या इंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट या स्टर्नम या टिबिया। तो टिबिया मोस्टली जो चिल्ड्रंस होते हैं उनसे टिबिया से ली जाती हैं, स्टर्नम से अगेन कंट्राइंडिकेटेड है। तो बेस्ट जो साइट है वो ये दो साइट्स हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट एंड इंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट। Now there are certain terminologies which is used for bone marrow aspiration and trifine biopsy like hypocellular, normocellular and hypercellular। तो हाइपोसेलुलर वो कंडीशन है जिसमें बोन मैरो की जो सेलुलरिटी वो है कम हो, बोन मैरो की सेलुलरिटी कम हो, सेल्स उसमें कम हो। तो वो कौन से कंडीशन है जिसमें बोन मैरो के सेलुलरिटी कम होती है, लाइक प्लास्टिक एनीमिया है, हेरी सेल ल्यूकीमिया है, और ये वो कंडीशन है जिसमें सेलुलरिटी पेशेंट की कम होती हैं। आल्दो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, लेकिन बहुत कम केसेस में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में हाइपोसेलुलर मैरो होती हैं, जैसे M7 में, उसमें सिर्फ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में हाइपोसेलुलर मैरो होगी। अदरवाइज जितने भी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के पेशेंट होते हैं उनमें हाइपरसेलुलर मैरो होती हैं। नॉर्मोसेलुलर यानी जो सेलुलरिटी उसकी नॉर्मल होती है, तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें भी सेलुलरिटी नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ माइलोमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी सेलुलरिटी नॉर्मल होती है। हाइपरसेलुलर यानी हाइपरसेलुलर दो किस्म के हो सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसमें एक ही तरह के सेल्स हों, जैसे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया या एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया, तो उसमें एक ही तरह के सेल्स होते हैं मोस्टली। हेट्रोजीनियस जिसमें सेल्स की पॉपुलेशन डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल माइलोप्रोपिटेटिव डिसऑर्डर या माइलोडिस्प्लास्टिक डिसऑर्डर्स, तो इनमें मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, कुछ मैच्योर सेल्स और कुछ इमैच्योर सेल्स। तो दोनों सेल्स होंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ सेल्स। नाउ सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स या वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत पड़ती हैं, तो इसको हम कहते हैं बोन मैरो ट्रे। इस बोन मैरो ट्रे में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें पड़ती है ज़रूरत नंबर 1 सर्जिकल ग्लव्स की, नीडल्स की, ट्रिफाइन बायोप्सी के नीडल्स, एस्पिरेशन के नीडल्स, सिरिंज, इस तरह ज़ाइलोकेन, सर्जिकल ब्लेड और एथेनॉल और लिगोलायोडीन, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें बोन मैरो एस्पिरेशन में। ये बोन मैरो एस्पिरेशन के नीडल यूजुअली आते हैं प्लास्टिक के या स्टील के, लेकिन आजकल ट्रेंड है डिस्पोजेबल, तो इसलिए डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं। ये बोन मैरो एस्पिरेशन की स्लाइड है,
इससे ली जाती है ट्रिफाइन। अगर इसको हम देखें, इसके जो टिप है ये क्राउन की तरह है, इसलिए हम इससे ट्रिफाइन बायोप्सी लेते हैं। और ये इसकी स्लाइड है, सिलेंड्रिकल शेप, 2 सेंटीमीटर लेंथ में। नाउ पोजीशन ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट की पोजीशन किस तरह होगी। तो यूजुअली पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो राइट या लेफ्ट लेटरल पोजीशन होती है, और उसके जो नीज़ हैं वो फ्लेक्सिबल मेन, यानी पेट के साथ उसके जो नीज़ हैं वो लगाने चाहिए, और उसके हेड के नीचे एक पिलो रख दिया जाता है, और उसके जो आइज़ हैं वो दूसरी तरफ हो, यानी जो प्रोसीजर है उसके अपोजिट उसकी आइज़ हो, ताकि पेशेंट उसको देखे ना, तो पेन कम होगा पेशेंट को। तो सबसे पहले पेशेंट को आपने उसकी पोजीशन लेटरल पोजीशन कर दी, तो या राइट या लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो सबसे पहले ये इसको हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। सबसे पहले पेशेंट्स के इलियक क्रेस्ट को असेस किया जाता है, ताकि हमें पता चले कि इलियक क्रेस्ट कौन से पोजीशन पे हैं। तो उसको पेशेंट को लेटाया और उसके बोन को असेस किया। फिर इसके बाद स्टीराइल कंडीशन में जिस जगह को लोकेट किया है, एक नीडल के साथ या पेन के साथ उस जगह को मार्क किया जाता है। मार्क करने के बाद उस जगह को आयोडीन के ज़रिए स्टीराइल किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, और फिर इथेनॉल से इसको साफ़ करते हैं। फिर इसके बाद ज़ाइलोकेन, जो कि लोकल एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया हम देते हैं, ज़ाइलोकेन यूज़ करते हैं। सबसे पहले स्किन को एनेस्थीसिया देते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको डीपर और डीपर लेके जाते हैं, तो बोन तक हम एनेस्थीसिया देते हैं इन पेशेंट्स को। फिर एक सर्जिकल ब्लेड लेते हैं और सर्जिकल ब्लेड से एक थोड़ी सी इंसेशन देते हैं, और फिर बोन मैरो की जो नीडल है वो इंसर्ट करते हैं और इसको रोटेट करते हैं, टू एंड फ्रो रोटेट करते हैं, ताकि नीडल बोन के अंदर धंस जाए। यूँ ही कैविटी के अंदर जो नीडल है, एस्पिरेटेड नीडल है, वो इंसर्ट हो जाए, तो 20 सीसी सिरिंज के ज़रिए फिर हम बोन मैरो को एस्पायरेट करते हैं। 20 सीसी सिरिंज इसलिए कि क्योंकि सिरिंज साइज़ में बड़ा होगा, इसलिए वैक्यूम ज़्यादा लेगा, तो फिर हम इसको खींचते हैं और फिर इससे इस तरतीब से स्लाइड बनाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी बोन मैरो एस्पिरेशन से इजीली हम आइडेंटिफाई मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ हम इसी से करते हैं। बोन मैरो एस्पिरेशन एंड ट्रिफाइन बायोप्सी स्टर्नम, यूज़ ए नीडल विद गार्ड्स। अगर स्टर्नम, चूँकि हमने कहा कि यूजुअली हम इसे नहीं करते, कंट्राइंडिकेटेड है, लेकिन अगर फिर भी की जाए तो इसके लिए एक स्पेशल नीडल आती है जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 मिलीमीटर डिप तक ही जाती हैं, ज़्यादा डिप तक नहीं जाती, तो वो यूजुअली हम फिर यूज़ करते हैं। बोन मैरो ट्रिफाइन बायोप्सी का प्रोसीजर वैसे ही है जैसे बोन मैरो एस्पिरेशन का है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है, इसके नीडल का फ़र्क है बस, बाकी इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। यूँ ही हमने एक टिश्यू पार्ट लिया, तो फिर इसको इस स्लाइड पे रखते हैं और उसके इम्प्रिंट्स बनाते हैं। इम्प्रिंट्स बनाने के बाद, इम्प्रिंट्स मीन्स जस्ट इसको टच करते हैं, एक स्लाइड को लेके उस पर बायोप्सी रखी, दूसरा स्लाइड लेते हैं और उसको टच करते हैं सिर्फ, तो इसको हम कहते हैं बोन मैरो इम्प्रिंट्स। और फिर इसको हम डीकैल्सिफिकेशन फ्लूइड में डालते हैं और इसको डीकैल्सिफाई करते हैं, और फिर माइक्रोटोम के ज़रिए और हिस्टोपैथोलॉजी में फिर हम इससे स्लाइड्स बनाते हैं और इसको स्टेन करते हैं इचिनी स्टेनिंग से। तो ये हमारे पास आ जाती हैं स्टेनिंग के बाद। ये ट्रेपिकुलाई हैं, ये बोन मैरो जो रेड रेड नज़र आ रहे हैं ये सेलुलरिटी हैं। तो चूँकि इसमें हाली स्पेसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत सेल्स के, तो इसलिए इसको हम कहते हैं हाइपोसेलुलर। अब इसमें जो हाली स्पेसेस है और इसमें जो सेलुलरिटी है वो चूँकि 50-50 है, इसलिए इसको हम कहते हैं नॉर्मोसेलुलर।
और इसमें ये ट्रिबिकुलाई है और ये सेल्यूलरिटी है, तो बहुत ज़्यादा सेल्यूलरिटी है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइपर सेल्यूलर, जो कि मोस्टली CML के केसेस में हमें मिलते हैं। हाइपोसेल्यूलर प्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स में हमें हाइपोसेल्यूलरिटी मिलती है। थैंक यू सो मच।